भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक की क्वार्टर फाइनल में 3 बार के चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराते हुए पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। इतिहास रच दिया है और अब उसकी कोशिश सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हराते हुए हॉकी में नई कीर्तिमान स्थापित करने की होगी। सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर को 3:30 बजे से लगातार जारी है। मैच के दौरान गुरजीत कौर ने पहला गोल करके प्रेशर गेम की तगड़ी शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में पहले लगातार 3 मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने अगले लगातार 3 मैच जीतकर सबको चौंका दिया था। कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई और सॉड मॉर्जन की कोचिंग वाली ये टीम अब आत्मविश्वास से लबरेज नजर आती है। अपने इस प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला टीम रैंकिंग में 7वें स्थान पर पहुंच गई है, जो कि उसकी अभी तक की बेस्ट रैंकिंग है। तो ये तस्वीरें आप हरिद्वार से देख रहे हैं। वंदना कटारिया के घर की ये तस्वीरें हैं। जब बेटी फील्ड पर खेल रही हो तो घर का नजारा कुछ यूं होता है। पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है ये। टीम इंडिया के कोच यार अब इस तरह से कर रहे हैं कि हमारी टीम इंडिया महिलाओं की टीम सेमीफाइनल में है। इससे हमें पूरी उम्मीद है कि ये गोल्ड मेडल लाएगी। प्लस पुरुषों की टीम जो है 3rd प्लेस के लिए कल फाइट करेगी। हमारी दुआएं, हम सब लोगों की दुआएं उनके साथ भी है कि 2 तरह का महिलाएं भी मेडल लेके गोल्ड मेडल लेके आए, उनके लिए दुआ है। और हमारा पुरुष टीम के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए उम्मीद कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, हिम्मत दिला रहे हैं। चीयर्स फॉर इंडिया कि सारे हमारे कम से कम हॉकी जगत को भी एक नया नाम मिले, नई रोशनी मिले, जिससे लड़कों में उत्साह बढ़े। भारत आज एक इतिहास रचने जा रहा है। भारत की महिलाएं भारत के लिए आज पूरी तरह से मेडल लेने के लिए तैयार हैं और हम सबकी यहाँ उनके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक साथ मिलकर उनके लिए दुआएं हैं कि वो हमारे लिए मेडल लेकर आए और भारत का नाम गौरव करें। तो जनता टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है और लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार का रुख करेंगे। हरिद्वार से विकास हमारे साथ में मौजूद है वंदना कटारिया के घर से, और आनंद राज हमारे साथ मौजूद है रेलवे स्टेशन से। अब रेलवे स्टेशन से मौजूद होने की वजह हम आपको डिस्क्लोज करेंगे कि आखिरकार क्यों आनंद राज हमारे साथ रेलवे स्टेशन से मौजूद है। सबसे पहले हरिद्वार का रुख करते हैं। हरिद्वार से हमारे साथ विकास है। विकास, क्या कुछ अपडेट, कितना उत्साह लोगों में? बिल्कुल, आपको बताया देश की बेटियां पूरी तरह से तिरंगा झंडा लहराने की तैयारी में। आज जिस तरह से वंदना के घर पे जो जश्न की खुशी है, क्योंकि आज वंदना के पूरे परिवार ने ईश्वर से प्रार्थना भी की है कि उनकी बेटी देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, क्योंकि ये सपना उनके पापा का भी था। उन्होंने अपने पापा से भी वादा किया था कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगी। तो आज पूरे गांव में खुशी का माहौल है और जितने भी हरिद्वार के वासी, आज उनकी सबकी नजर टीवी पर बनी है, वंदना पर बनी है, क्योंकि वंदना स्टार हॉकी खिलाड़ी बन गई है। तो आपको पता है लगातार जिस तरह से गाँव में खुशी का मेला, यहाँ का अलग ही नजारा देखने को मिला, क्योंकि जो ग्रामवासी है वो सभी की आज जो नजर है टीवी पर है। और हालांकि आज जिस तरह से दमखम देश की बेटा दिखा रही है, तो आज ये भी नजारा जीत का अलग देखने का होगा। जी बिल्कुल। अगर विकास आप वंदना कटारिया के घर में मौजूद हैं, उनके परिजनों से अगर बात कर सकते हैं तो एक बार जरूर उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं वंदना कटारिया के कुछ ही कदमों की दूरी पर हूं, क्योंकि अभी उनका पूरा परिवार एक घर में बैठ करके जो है टीवी देख रहा है। फिलहाल वो जो है पूजा कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है। चूंकि वंदना के परिवार के जितने भी जो लोग हैं, उनके जो भाई है, उनकी बहन है, वो सभी जोर से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि फिलहाल जो है मैच लगातार लाइव चल रहा है। तो वो सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी बेटी, जो देश की बेटियां हैं, जो अभी फिलहाल फील्ड पर दमखम दिखा रही है देश का तिरंगा झंडा लहराने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं विकास आपके पास मैं लौटती हूँ। हमारे साथ तो प्रयागराज से जुड़े हुए हैं आनंद राज। अब प्रयागराज रेलवे स्टेशन से हमारे साथ आनंद राज क्यों जुड़े हुए हैं, ये मामला थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दें तमाम जनता के सामने जो हमें इस समय देख पा रही है। गुरजीत कौर जिन्होंने अर्जेंटीना के विरुद्ध पहला गोल दागा है, वो डीएमआर हैं भारतीय रेलवे में और इलाहाबाद में उनकी पोस्टिंग है। और ऐसे में इलाहाबाद में भी, माफ कीजिएगा, प्रयागराज में इस समय काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। आनंद राज, क्या अपडेट? देखिए, प्रयागराज रेलवे के लिए बहुत अहम है, क्योंकि गुरजीत कौर जो प्रयागराज के रेलवे मंडल की खिलाड़ी हैं और इस वक्त भारत को प्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ की 2 खिलाड़ी हैं
जो रेलवे डिपार्टमेंट की है वो भारत को प्रेजेंट कर रही है। हालांकि जो गुरजीत कौर का गेम है बहुत बेहतरीन है। उनके पहले गोल ने 41 साल बाद भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया है। अब जीत के मुंह आने पे खड़ी है, बस एक स्टेप और दूर है जब भारतीय टीम अपने जीत के परचम के साथ भारी भीड़ से उसकी जो नायक बनेगी वो गुरजीत होंगी। आप देखिए प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट पर लोग आकर फोटो अपनी खींचते हैं और गुरजीत की जीत के लिए काफी शुभकामनाएं लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरजीत बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन इन्होंने अपने जो मुकाम हासिल किया अपने परिवार को तो उभारा, साथ ही भारतीय जो खिलाड़ी हैं यानी भारतीय लोग हैं उनके भी मनोबल को ऊपर बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने जीत के दहलीज पर लेकर गई हैं। अब ये तय हो गया है कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर जीतेगी और गुरजीत कौर उसकी बहुत बड़ी नायक बनेंगी। जी पूजा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर लोगों से आप बात कर सकें आनंद तो उनसे बात कीजिए। देखिए एक सेल्फी खींच रहे हैं जो गुरजीत कौर है, वो जीत मैच जिताया है, इसमें क्या कहेंगे भारतीय टीम के लिए? भारतीय टीम के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे इंडिया का नाम रोशन आज कंधा से कंधा मिलाने की कोशिश की है, इससे और गर्व होता है कि हमारी लड़कियां किसी मर्द से कम नहीं। ट्रेन से लेकर हवाई जहाज कोच हर एक जगह लड़कियां आगे हैं। हम तो कहते हैं कि लड़कों से अच्छे लड़कियां हैं, कंधे से कंधा मिला रही और गांव और समाज की इज्जत बचा के रखती है। मतलब सेल्फी पॉइंट पे आपने क्यों फोटो खिंचाई है? इसलिए कि हमारे देश की लड़कियां, हम चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे उसी तरह बने और हमारे देश का गर्व उससे ऊंचा रहे। पूजा जी, इनका यानी साफ कहना है जो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं भारतीय रेलवे ने बनाए हैं इसी इसके लिए कि लोग इसमें सेल्फी खिंचवा सके और भारतीय खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी हैं उनका प्रोत्साहन वर्धन करे। ऐसे में एक बात साफ है, रेलवे ने पहले से ही पहल की थी। हर प्रयागराज के हर रेलवे स्टेशन चाहे छोटा हो बड़ा वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं ताकि सेल्फी पॉइंट पर लोग अपनी फोटो खिंचवा सके और भारतीय खिलाड़ी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे सके। जी पूजा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने उत्साह और जुनून का मिला जुला जो भाव है वो देखा है यहाँ पर, और ऐसे में जनता टीवी भी ये उम्मीद और ये शुभकामना देता है इंडिया मांगे गोल्ड और भारत की बेटियां, भारत के बेटे गोल्ड लेकर के वापस आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। सीएम सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ महाराज की पूजा अर्चना करी। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। इस दौरान सीएम ने गोरखपुर बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करी है। सीएम गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। सीएम 5 अगस्त यानी कि गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले अन्न महोत्सव में शामिल होंगे। इसके लिए चरगांव क्षेत्र के वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री यहां पर कार्ड धारकों को राशन भी वितरित करने वाले हैं। सीएम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें वनटांगिया का जब यहां पर जिक्र होता है तो सीएम की ओर से किए गए काम विशेष तौर पर उनको रेखांकित किया जाता है, क्योंकि वनटांगिया की तस्वीर वैसी नहीं थी जैसी आज नजर आती है। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते साल 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम लला मंदिर प्रांगण में भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में गुरुवार को श्री राम लला का दर्शन करने के साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। उनका हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। अयोध्या के 1 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर अन्न महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज भी वितरित करेंगे। तो 5 अगस्त को रामनगरी में रहेंगे सीएम और यहां पर निर्माण कार्यों का जायजा भी लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी इस बार भी चुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और इस बार एक बार फिर से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।
यूपी चुनाव सर पर है, इसलिए जनता को सराखों पर बिठाने की कवायद भी तेज हो गई है। लखनऊ वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले लखनऊ आ रहे हैं और इन सबके पीछे वजह एक ही है, वो है चुनाव। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आए, यूपी के मुखिया सांसदों के साथ दिल्ली गए, फिर दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह यूपी आए। आने जाने का ये क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर बीजेपी की राजनीति की बिसात बिछाने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 अगस्त को 2 दिवसीय यूपी दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से संवाद करेंगे। इसके अलावा मिशन 2022 को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पूरा कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान जेपी नड्डा एसजीपीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी आने वाले दिनों के लिए रणनीति पर लगातार मंथन कर रही है। आला कमान का आना जाना जारी है। पार्टी को निचले स्तर तक, गांव-गांव तक मजबूत करने के लिए ब्लॉक प्रमुखों से सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करने वाले हैं। बीजेपी सूबे में सत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार विपक्षी दलों से लड़ाई के लिए रणनीति बना रही है। नड्डा लखनऊ में रहेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में गहनता से पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी होगी। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के बीच लगातार ट्रैफिक को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, क्योंकि बीजेपी आगामी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या का मामला गरमा गया है। घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली कैंट के नांगल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की के रेप के बाद उसकी नृशंस हत्या और फिर उसके शव को जला देने की घटना अति दुखद और शर्मनाक है। दोषियों के विरुद्ध अविलंब सख्त कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिहाज से जरूरी कदम उठाने की बीएसपी मांग करती है। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के ट्वीट के बाद से आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के करनाई गांव में अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान हत्याकांड का मामला सुर्खियों में है। इस पूरे मामले में अनुसूचित जाति राजनीति की एक और जो है यहां पर नेत्री हैं वो मैदान में कूद गई हैं। बहराइच के पूर्व सांसद और काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले भी प्रधान के स्वजन के साथ एसपी कार्यालय के बगल शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गई हैं। वो पुलिस अधीक्षक के धरना स्थल पर पहुंचकर मांग को पूरा करने का वादा करने की जिद पर अड़ी हुई हैं। सावित्रीबाई फुले ने प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल निशान खड़े किए। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से जघन्य अपराध बढ़ गए हैं, ऐसा उनका कहना है। हम चाहते हैं कि बीजेपी आरएसएस की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में बनी तब से पूरे देश में हत्या, बलात्कार, बड़ी घटनाएं, जघन्य घटनाएं हमारे अनुसूचित जाति के ऊपर हो रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण बहराइच के करनिया ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई और उल्टा ही पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है।
और जिन लोगों ने हत्या किया है उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। ये बहराइच की कोई एक ही घटना नहीं है। बहराइच के ही प्रयागपुर में ग्राम प्रधान के चुनाव में सामान्य सीट पर चुनाव लड़ने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। सीएम ने कहा कि केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में और तेजी लाने के लिए मानव संसाधन के साथ साथ पर्याप्त उपकरणों की भी व्यवस्था हो। केदारपुरी का काम हर तरह से गुणवत्तापूर्वक हो, समयबद्ध हो और जल्दी पूरा हो, उसमें कहीं पर भी निर्माण में कोई कमी न रहे और जो निर्माण कार्य जिस समय सीमा के अंदर होने हैं उस समय सीमा के अंदर हो, उसी के लिए मैंने आज समीक्षा की है। जल्द से जल्द वो निर्माण कार्य समयबद्ध और जो हमने समय सीमा तय की है उसी समय सीमा में पूरे हों। तो वहीं केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने अब देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आमरण अनशन करने की चेतावनी दे दी है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द बोर्ड को भंग नहीं करती है तो इसी सप्ताह से बोर्ड के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। बुधवार को केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने केदारनाथ मंदिर परिसर में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि 2 सालों से बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। आज श्री केदारनाथ धाम में हमारे तीर्थ पुरोहितों लगभग जो है 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के काम में जूता नहीं दिख रहा है। और हमारे कुछ नवयुवक साथियों तीर्थ पुरोहितों ने ये आग्रह कर दिया है कि हम आने वाले कुछ दिन बाद जो है आमरण अनशन पर जो है श्री केदारनाथ धाम में बैठ जाएंगे और अभी भी धामी सरकार को जो है इस देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से देहरादून से हमारे साथ अजीत काम्बोज संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? देवस्थानम बोर्ड का ये पूरा मामला गर्माता जा रहा है, आमरण अनशन की चेतावनी दे दी गई है। बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड प्रदेश में देखा जाए तो देवस्थानम बोर्ड एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां विपक्ष में बैठी चाहे फिर कांग्रेस की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की, ये इसको राजनीतिक रंग देने लगे हैं। तो जो सीधे संबंधित हकूकधारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को पूरी तरह से भंग किया जाए और इसके चलते वो आमरण अनशन पर भी बैठने की बात कर रहे हैं। चारों ही जो मुख्य धाम है, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस सभी पर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। और केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो लगातार भारी बरसात के बीच में वहां पर आंदोलनकारी जो पंडा पुरोहित समाज है वो लगातार अपनी मांगों को उठाने का काम कर रहे हैं और ऐसे में अब सरकार की तरफ से कार्रवाई कितनी होती इसका इंतजार है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक उच्च स्तरीय कमेटी का यहां पर गठन करने का ऐलान जरूर कर चुके हैं, लेकिन कमेटी अभी तक अस्तित्व में नहीं आई है। तो ऐसे में जो आंदोलनकारी हैं उनकी साफ तौर पर मांग है कि सरकार से एक सूत्री मांग यही है कि वो पूरी तरह से देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। कोई भी कमेटी अब इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि बिना बोर्ड को भंग किए उनकी मांगों को अमल में नहीं लाया जा सकता। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश भर में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आगरा में चंबल नदी का भी यही हाल है। बीती रात चंबल नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। यहाँ लोगों का तटवर्तीय इलाकों से पलायन भी शुरू हो गया। लोग अपने जरूरी सामान लेकर गाँव से बाहर जा रहे हैं। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर जो है कई मीटर तक ऊपर पहुंच गया है, जबकि पिनाहट पर नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। नदी के पास के गांव के जो लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियां निर्धारित की हैं, जो कि लगातार लोगों को सुरक्षित रखने का काम तत्परता से कर रही हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और साले सरजील रजा की लगभग 2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई। गाजीपुर जिलाधिकारी ने
अफशाह और शर्जील रजा की संपत्तियां कुर्क करने के आदेश दिए थे। ये संपत्तियां कुर्क आदेश के मुताबिक नगर के सैयदबाड़ा स्थित आवासीय भवन के मुनादी कराते हुए कुर्क कराने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आवासीय फ्लैट गोमती नगर लखनऊ की कुर्की के लिए गाजीपुर पुलिस लखनऊ के लिए पहुंच गई है। हरदोई में आपको बता दें कि उधरनपुर गांव से कोचिंग पढ़कर लौटते समय किशोर लापता हो गया। परिजन ने गांव के एक हिस्ट्री शीटर के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपको यह भी बता दें कि शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के बारीपुर गांव निवासी सौरभ उधरनपुर गांव से कोचिंग पढ़कर घर लौट रहा था। रास्ते से वो गायब हो गया। काफी तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने बताया कि रंजीत हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश की जा रही है। लड़का वापसी आ रहा था ट्यूशन पढ़े, तो इधर से 2 लड़के थे, वो अपने गांव चले गए। इधर से साइकिल पे बैठ लिया लाला जब बैठ लिया तो गांव के पड़ोस में नीम का पेड़ है। बाइक सवार भाई बहन के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाश समेत थाना प्रभारी और 2 सिपाही घायल हो गए हैं। जानकारी के हिसाब से घायल बदमाशों के पास से लूट का माल 3 तमंचे, खोखा, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। दरअसल इटावा के बसरेहर इलाके से औरैया जनपद के निवासी अमरीश अपनी बहन के साथ बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने अमरीश से बाइक छीनने के साथ ही बाइक पर बैठी उसकी बहन से कंगन, अंगूठी और बैग छीनकर रफूचक्कर हो गए। गाजियाबाद में राकेश टिकैत ने एक बार फिर से एमएसपी को लेकर के आरोप लगाया है। टिकैत का कहना है कि एमएसपी में गड़बड़ झाला हुआ है, जिसको लेकर वो दस्तावेज पेश करेंगे और सरकार को पत्र भी लिखेंगे। टिकैत ने कहा कि 15 अगस्त को किसान सभी बॉर्डर पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। किसानों ने इस यात्रा को कलश यात्रा का नाम दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम एमएसपी के ऊपर और कुछ मामले होंगे उस पर। एमएसपी का भ्रष्टाचार को खोलने की कोशिश करेंगे। सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे उस पर और उनको पूरा दस्तावेज देंगे, प्रेस को भी दस्तावेज देंगे और क्या क्या एमएसपी पे हो रहा है। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी, हमने बढ़ा दी, इतने की खरीद करी, हमने इतनी खरीद कर ली, तो सारी चीजें बताएंगे हम कल प्रेस के माध्यम। तो वहीं यूपी के मुरादाबाद की एक पॉश कॉलोनी में एक साथ 81 परिवारों के पलायन वाली खबरों पर मुरादाबाद पुलिस ने जो है इस पर विराम लगा दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि हिंदू परिवारों को तंग किए जाने से जुड़ी खबरें गलत हैं और ये मामला असल में कॉलोनी के मकान को बेचे जाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस का ये भी कहना है कि कॉलोनी के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि किसी अन्य समुदाय के लोगों को ये मकान बेचा जाए, इसलिए इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।